वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है। सो टाइप्स ऑफ स्टार्टअप। अब ये टाइप ऑफ स्टार्टअप पिछले लेक्चर में भी आ चुका है। तीन तरह के स्टार्टअप होते हैं जो स्टार्टअप वेंचर्स होते हैं। पहला होता है लाइफ स्टाइल फर्म। अब ये जो लाइफ स्टाइल फर्म होती है इसको बनाया जाता है कि ये ओनर को और उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके हाउस होल्ड वगैरह के उन एक्सपेंसेस को पूरा करें। तो सिर्फ एक्सपेंसेस को ही अगर ये फर्म पूरी कर लेती है तो इसको एनफ समझा जाता है, काफ़ी समझा जाता है। और इसके अंदर जो ग्रोथ होती है अपॉर्चुनिटी की वो भी बहुत कम होती है। ये नॉर्मली हमारे यहाँ जिस तरह के ट्रेडिशनल किस्म के बिजनेस होते हैं या फैमिली बिजनेस होते हैं वो इस तरह के स्टार्टअप होते हैं जिसमें लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस जिस तरह चल रहा है वैसा ही चलता रहे, वो कुछ उसमें ग्रोथ नहीं चाहते, कुछ चेंजेस लेकर नहीं आना चाहते। दूसरा होता है फाउंडेशन कंपनीज। अब ये जो कंपनीज होती हैं ज़्यादा तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के लिए बनाई जाती हैं और इनकी ग्रोथ भी जाहिर बात है लाइफ स्टाइल फर्म्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा जो इससे भी ज़्यादा अपग्रेड जो वेंचर्स होते हैं वो होते हैं हाई पावर्ड वेंचर्स जिनको गैजल्स कहा जाता है। और इन वेंचर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और पब्लिसिटी मिलती है। और अगर इनकी एग्जांपल अगर हम लें तो गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनीज जो है वो हाई पावर्ड वेंचर्स के अंदर आती हैं और इनकी जाहिर बात है इनकी जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल है इन तीनों स्टार्टअप कंपनीज के लिए। सो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यूएस के अंदर जब बड़ी बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ किया था, अपने वर्कर्स को निकाला था, तो छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे उन्होंने एब्सॉर्ब कर लिया था उन वर्कर्स को। यानी जब उनको बड़े बिजनेसेस कंपनीज से निकाला गया तो छोटे बिजनेसेस के अंदर वहाँ वो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब किसी कंट्री के अंदर लोग बिजनेस नए स्टार्ट नहीं करेंगे, जिस तरह से हमारे कंट्री में यहाँ पे लोगों की सोच इतनी ज़्यादा नहीं है अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने की, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता चला जाता है, बेरोज़गारी के अंदर इजाफा हो जाता है। क्योंकि जाहिर बात है जब लोग ज़्यादातर जॉब्स की तरफ चलते जाएंगे तो फिर जॉब देने वाले लोग कम होंगे। और फिर उसका एक नुकसान ये भी होता है कि कंट्री की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी फिर कमी आती है। जितने ज़्यादा बिजनेसेस स्टार्ट होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है और जब प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो उससे इकोनॉमी भी फिर बेटर होगी। नाउ द प्रोडक्ट एवोल्यूशन प्रोसेस। अब एक प्रोडक्ट की एवोल्यूशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है वो इवॉल्व होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट इवॉल्व होने के लिए सबसे पहले उसकी सोशल नीड होती है, माशरे में उसकी ज़रूरत है या नहीं। ये तो आपने सुना होगा कि ज़रूरत जो है वो इजाद की माँ है। तो जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी वो प्रोडक्ट बनाई जाएगी। अब पहले के दौर में तो फिर भी ऐसा होता था कि प्रोडक्ट को बना लिया जाता था, लोगों की ज़रूरियात को नहीं देखा जाता था। लेकिन अब इस दौर में कोई भी प्रोडक्ट बगैर ज़रूरत के नहीं बनाई जाती, ये देखा जाता है कि उस प्रोडक्ट की नीड भी मौजूद है या नहीं। तो उस प्रोडक्ट को इसीलिए बनाया जाता है कि लोगों की नीड को पूरा कर सकें। फिर जब सोशल नीड होती है प्रोडक्ट की तो उसके बाद इनिशिएशन होती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, यानी कि इनोवेट किया जाता है प्रोडक्ट को, ईजाद की जाती है प्रोडक्ट नीड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। और फिर जब उसके बाद क्या होता है सिंथेसिस प्रोसेस होता है, एक प्रोटोटाइप बना लिया जाता है, एक नमूना बना लिया जाता है टेस्ट करने के लिए कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका एक टेस्ट होता है। मार्केट में लाने से पहले एक टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। फिर टेस्ट होने के बाद फिर जो डेवलपमेंट की जाती है, जो भी डेफिशिएंसीज वगैरह होती हैं, कमियां होती हैं, उसको पूरा किया जाता है कि वो पूरी हो सके। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल फेज आता है, यानी कि अब जो है प्रोडक्ट बाकायदा मैन्युफैक्चर होगी, बनेगी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है, यानी इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, उस प्रोडक्ट की सेल की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, एडवर्टाइजिंग वगैरह की जाती है, कस्टमर तक उसको पहुंचाया जाता है। सो गवर्नमेंट एज एन इनोवेटर, गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है एज एन इनोवेटर। अब गवर्नमेंट किस तरीके से रोल प्ले करती है, कई सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। जैसे गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज़ है, जाहिर बात है गवर्नमेंट जो है वो सैंक्शंस देती है, मंजूरी देती है किसी भी बिजनेस की। सर्टिफिकेशंस बहुत से बिजनेसेस के लिए ज़रूरी होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी, जाहिर बात है। और फिर गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च को सपोर्ट करती है, तो जाहिर बात है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उससे ही इनोवेशन होंगे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है इनोवेशन के लिए, इजादात के लिए। अब है आपके सामने इंट्राप्रेन्योरशिप, जिसमें आई का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। एक है एंटरप्रेन्योरशिप जो कि आपने
काफ़ी बार सुना है, लेकिन हमें इंट्राप्रेन्योरशिप आई है। तो इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है या एंटरप्राइज होती है जिसके पास ऑलरेडी बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। जब ऑलरेडी स्ट्रक्चर होता है तो जाहिर बात है बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने की कॉस्ट नहीं आती। नए सिरे से बिजनेस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन इंट्राप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और अब है एंटरप्रेन्योरशिप, वही ई वाला। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? ब्रिज गैप करता है साइंस और मार्केट के दरमियान। अब कोई भी इनोवेशन अगर होता है, अगर उसको मार्केट तक नहीं पहुंचाया जाता, पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जाता, तो वो इनोवेशन एक तरह से यूजलेस होता है या फिर वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि उसको पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जा रहा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ही वो इनोवेशन जो है वो पब्लिक तक पहुंचता है, मार्केट होता है, उसको पहुंचाया जाता है। और जाहिर बात है प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट के अंदर आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। सो एंटरप्रेन्योरल करियर्स एंड एजुकेशन। सो फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इस एश्योर्ड है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में वो कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, और जो वहाँ ग्रेजुएट्स हैं उनका जो एक एनवायरनमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला एनवायरनमेंट होता है। और सोसाइटल सपोर्ट भी, जो माशरे की सपोर्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग है इसमें। और जो इंट्राप्रेन्योरशिप होता है जिसमें एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो लार्ज कंपनीज को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको मदद करती है हाइपर कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए। हाइपर कंपटीशन से हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन, अब आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इंट्राप्रेन्योरशिप भी जो है बहुत इसमें रोल प्ले कर रही है कंपटीशन को कॉप करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। नाउ द टाइप्स ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप। किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी किस तरह की महारत या हुनर रिक्वायर्ड होता है। तो टेक्निकल के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें राइटिंग का स्किल होता है, यानी लिखना, और ऑरल कम्युनिकेशन, यानी जो ऑरली कम्युनिकेशन की जा रही है बोल के, उसकी कम्युनिकेशन होने के अंदर महारत होनी चाहिए। मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के, यानी कि उसकी निगरानी करना जो इन्वायरमेंट है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। तो ये तमाम जो है टेक्निकल स्किल में आ जाते हैं। उसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट के स्किल होते हैं। प्लानिंग करना, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अब ये मशहूर एक कहावत है, यानी कि अगर आप प्लान नहीं बना रहे तो आप एक तरह से फेल, प्लान बनाने में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। यानी कि जो शख्स प्लान नहीं बना रहा या प्लान बनाने में फेल हो जाता है तो वो एक तरह से फेल होने की प्लानिंग कर रहा है वो। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ी महारत होती है। ह्यूमन रिलेशंस, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है, यानी ट्रीटमेंट, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वर्कर्स को और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स वगैरह उनको। और मार्केटिंग स्किल्स, प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केटिंग स्किल्स जो है वो, और मार्केटिंग में भी स्पेशली सेलिंग। मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसके अंदर सेलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और पर्सनल स्किल्स होते हैं उसमें, इनर कंट्रोल, अपने आप पे अंदरूनी जो एक इनर कंट्रोल है वो होना, रिस्क टेकिंग होना, रिस्क लेना, इनोवेटिव होना, इजाद करना। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और चेंज ओरिएंटेड विजनरी, चेंज लेकर आने वाला, एक ऐसा विजन हो जो चेंज लेकर आए। नाउ द एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो अब ये कि एक एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ ये कि अपना बिजनेस करे, वो इनोवेट करे, रिस्क ले, स्टार्ट करे अपना बिजनेस, ना सिर्फ ये बल्कि वो अपना एक फ़ायदा करे, बल्कि साथ साथ वो सोसाइटी को भी बेनिफिट्स दे एट लार्ज। ये नहीं होता कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद ही अपना बिजनेस कराया जा रहा है, प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर होती है, कुछ एथिक्स भी होते हैं, कुछ अखलाकियात भी होती हैं। वो इस तरह की काम न करे और ना इस तरह की प्रोडक्ट्स लेकर आए जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है, और इस तरीके की चीज़ें ना करे जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा हो। जैसे पॉल्यूशन ना फैलाए, इस तरह का कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इस तरह की केमिकल वाला वर्क ना हो जिससे पॉल्यूशन फैले, और स्पेशली शहर की आबादी के दरमियान इस किस्म का कोई काम ना करे। और अब हमारे यहाँ तो ख़ासतौर से जिस तरह से रोड पे जगह लेके अक्सर बिजनेस लोग कर रहे होते हैं, तो रोडों को ना घेरे, इस तरह की ये सारी चीज़ें भी जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है। सो द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि फ्यूचर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का वो एश्योर्ड है।